आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हमने चूज़ किए हैं जो पिछले ईयर्स के नीट के पेपर्स में आए हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिवीजन भी रहेगा और आप साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 14. Assertion: to observe diffraction of light, the size of obstacle or aperture should be of the order of 10 to the power minus 7 meters. Reason: 10 to the power minus 7 meters is the order of wavelength of visible light. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो ये दो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, असर्शन और रीज़न, वो दोनों ही करेक्ट है या दोनों ही गलत है, या फिर दोनों करेक्ट है और जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट रीज़न है या नहीं। तो ठीक है, तो देखते हैं, पहले समझते हैं दोनों सेंटेंसेस को। तो पहला सेंटेंस ये कह रहा है, असर्शन जो है वो कह रहा है कि टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल और अपर्चर शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 7 meters। तो ये जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न होता है ये हम कब ऑब्जर्व करते हैं? जब एक छोटा सा ऑब्स्टिकल या फिर छोटा सा अपर्चर हो। तो अभी जब मैं बोल भी रही हूँ तो मैं क्या कह रही हूँ, छोटा सा अपर्चर, यानी कि जो अपर्चर या ऑब्स्टिकल है उसका साइज मैटर तो करता है, ठीक है। और कितना मैटर करता है? जैसे नॉर्मली हमारा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पे जो दिखता है वो कुछ ऐसा होता है, एक सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद छोटे छोटे सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। और यहाँ पे एक स्लिट जिसकी विड्थ मान लेते हैं कि A है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो स्लिट विड्थ है A, ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। और थीटा क्या है? थीटा है एंगुलर डाइवर्जेंस। जैसे कि डिफ्रैक्शन में तो हमें वैसे भी पता है कि अधिकतर लाइट जो है वो कहाँ डिफ्रैक्ट करती है, वो इस सेंट्रल रीजन में ही डिफ्रैक्ट करती है। तो ये जो एंगुलर डाइवर्जेंस है ये और हमारा जो स्लिट विड्थ है ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अब अगर हम इस विड्थ की बात करें, मतलब ये सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है इसकी अगर हम बात करें तो हमको किसकी बात करनी पड़ेगी? हमें सेकेंडरी मिनिमा की बात करनी पड़ेगी, राइट। तो सेकेंडरी मिनिमा का कंडीशन क्या होता है? A sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। इससे हम कह सकते हैं कि A बाई लैम्डा इज इक्वल टू n बाई साइन थीटा, ठीक है। तो अब इसको हम गौर से देखते हैं। इसका मतलब है अगर A जो है वो लैम्डा से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट की जो भी वैल्यू है उससे अगर स्लिट विड्थ बहुत ज़्यादा अधिक हो तो क्या होगा? तो थीटा जो है वो हमारा घटता जाएगा, क्योंकि ये ओवरऑल जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो ओवरऑल ये वैल्यू बहुत अधिक हो जाएगी, तो ये थीटा की वैल्यू बहुत घटती चली जाएगी, तो थीटा हमारा कम होता जाएगा। अब अगर थीटा बहुत कम हो जाए, मतलब थीटा अगर लगभग 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? कोई एंगुलर डाइवर्जेंसी नहीं है, यानी कि कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न ही नहीं है बेसिकली, राइट। तो इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम हो जाए तभी भी हमको डिफ्रैक्शन नहीं दिखेगा, अगर थीटा की वैल्यू बहुत अधिक हो जाए तभी भी हमको डिफ्रैक्शन नहीं दिखेगा, राइट। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि जो स्लिट विड्थ है वो हमेशा वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर का ही होना चाहिए, ठीक है। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट कौन सी वाली? अब लाइट की तो बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं, राइट। बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर स्पेक्ट्रम देखें तो भाई विजिबल लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इंफ्रारेड रेज होती है, बहुत सारी होती है। बट हमको देखने के लिए हम देख कौन से वाले लाइट पाते हैं? हम देख तो सिर्फ विजिबल लाइट पाते हैं। तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो किस ऑर्डर की होती है? वो 10 to the power minus 7 meters इस ऑर्डर की होती है। तो इसीलिए जो स्लिट विड्थ है वो भी विजिबल लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर की ही होनी चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि असर्शन तो सही है ही, रीज़न भी सही है, और ये रीज़न जो है ये असर्शन का सही रीज़न है। तो यानी कि A हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15. लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 25 इंटू 10 to the power 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एनर्जी फ्लक्स दी हुई है, और एनर्जी फ्लक्स क्या होती है? एनर्जी फ्लक्स होती है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया, मतलब कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हम कहेंगे एनर्जी फ्लक्स, ठीक है। तो अब ये एनर्जी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक सरफेस पे इंसिडेंस है। कैसे इंसिडेंस है? एट नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब एकदम नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, परपेंडिकुलरली उस पर इंसिडेंट हो रहा है। अब जो सरफेस एरिया है वो है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है एवरेज फोर्स एग्जर्टेड ऑन द सरफेस, कितना फोर्स ये एग्जर्ट करेगा। अब जनरली हम फोर्स कैसे निकालते हैं? एक तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि जो फोर्स होता है
वो चेंज इन मोमेंटम होता है। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे हम मोमेंटम कैसे निकालें, क्या मोमेंटम और एनर्जी के बीच में कोई रिलेशन है? वैसे तो है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हो कितना रहा है। तो जो लाइट इसमें फॉल कर रही है, अब जैसे ही, अब चूंकि ये जो सरफेस है ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो क्या होगा, जो भी लाइट इसमें फॉल करेगी वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, करेक्ट। मतलब जितनी लाइट फॉल करी टोटली वो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट भी कर गई, यानी कि जो लाइट फॉल कर रही है उसकी मोमेंटम होगी कुछ p, और जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक करके जा रही है उसकी भी कोई मोमेंटम होगी p, बट चूंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वो हो जाएगी -p, और दोनों का चेंज देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस माइनस p यानी कि 2p। तो जो फोर्स है वो हो जाएगा 2p। अब क्वेश्चन ये है कि भाई हम इस मोमेंटम को निकालें कैसे। तो जैसा कि हमें पता है कि एनर्जी जो है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम और स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो उस तरह से हम लिख सकते हैं p की जगह E/c। तो यानी कि जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 2E डिवाइडेड बाई c। तो अब 2 इंटू ई, अब हम E की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि ये तो एनर्जी फ्लक्स है। तो अगर एनर्जी फ्लक्स दिया हुआ है और हमें एनर्जी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एनर्जी फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई टाइम, दिस डिवाइडेड बाई c। अब हम सारी वैल्यूज़ डाल देते हैं। एनर्जी फ्लक्स दी हुई है 25 इंटू 10⁴, ठीक है। एरिया दी हुई है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, और टाइम हमारा 1 सेकेंड है। दिस डिवाइडेड बाई c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर होगा 2.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन्स। तो इतना फोर्स जो है वो एग्जर्ट होगा सरफेस पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। A beam of light of lambda 600 nanometers from a distant source falls on a single slit 1 millimeter wide। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि जो लाइट फॉल कर रही है उसकी वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर और स्लिट विड्थ है 1 मिलीमीटर। मतलब ये अगर हमारा स्लिट है तो इसकी जो विड्थ है वो है 1 मिलीमीटर, ठीक है। एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर्स अवे। तब यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे एक स्क्रीन है जहाँ पे हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिख रहा है, कुछ यूँ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हमारा ये है, ठीक है। तो पहला डार्क फ्रिंज इस तरफ ये है और इस तरफ ये है, तो बेसिकली हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमको विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है, जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ निकालनी है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, क्योंकि यहाँ पे जो हम जिन दोनों पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो सेकेंडरी मिनिमा है। और सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन होती है a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ पे a है स्लिट विड्थ, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि थीटा क्या है, थीटा इसका जो एंगुलर पोजीशन है वो है, मतलब अगर ये हमारा सेंट्रल लाइन है तो ये एंगल थीटा है। तो अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो तो साइन थीटा को हम थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। अब थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, अब थीटा की जगह ये जो, अगर आप ये एंगुलर डाइवर्जेंस को देखें तो थीटा को हम परपेंडिकुलर बाय बेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू छोटी होती है तो थीटा टैन थीटा सब बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा y, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है और यहाँ से इस पॉइंट की पोजीशन को हम y से डिनोट करते हैं। तो थीटा की जगह लिख सकते हैं परपेंडिकुलर यानी कि y डिवाइडेड बाई बेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का जो बेस है वो और कुछ नहीं है, कैपिटल D है। दिस इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y तो इतनी सी वैल्यू है, अगर y निकल गया तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2y, y प्लस y, ठीक है। तो y हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल D बाई a। तो n तो यहाँ पे 1 है, जैसा कि हमें पता है, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की बात कर रहे हैं, फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई है, 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। कैपिटल D की वैल्यू है 2 मीटर्स डिवाइडेड बाई a यानी कि स्लिट विड्थ जो कि है 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻3। तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये है 2.4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर्स, यानी कि 2.4 मिलीमीटर्स,
तो सही आंसर है डी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।